डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के एक ऐसे चिंतक जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की और आज भी तमाम राजनीतिक पार्टियां उनके उस विचार को फॉलो करती हैं और उसके आधार पर राजनीति करने की कोशिश करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं रजनीश आनंद। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती के अवसर पर हम बात कर रहे हैं उनके विचारों और उनके विचारों की प्रासंगिकता पर। हमारे साथ हैं प्रभात खबर के पूर्व कार्यकारी संपादक और वरिष्ठ पत्रकार अनुज सर। सर, आपका स्वागत है। सर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम जैसे सामाजिक न्याय के पक्षधर के रूप में याद करते हैं, तो आज के दौर में, आज के समय में उनके विचार कितने प्रतिशत कहें कि धरातल पर उतर पाए हैं? नहीं, आज बहुत सही सवाल आपका है। आज जो भारत की राजनीति हो रही है जी, पूरे देश में, वो कहीं न कहीं जिसके बारे में चर्चा की थी राम मनोहर लोहिया जी ने, उसी के आधार पर है। उसमें सामाजिक न्याय, फिर जातिगत जब होता है तो किस जाति को, जो क्लास होते हैं उसको लेके, जो गरीब तबका है, लोअर तबका है समाज का होता है, उसको कितनी प्रमुखता मिली है। तो पूरे देश की जो राजनीति अब घूम रही है, वो सारी चीज़ें वो लोहियावाद के आसपास घूम रही है। लोहिया जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पहले तो फ्रीडम मूवमेंट में देश को आज़ाद कराने में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और उसके बाद खास तौर पर आज़ादी के बाद लोहिया जी की बड़ी भूमिका रही है, और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का पक्ष किया। कांग्रेस का एक अधिकार रहा था, तो उस तरीके से एक सशक्त विपक्ष का होना अनिवार्य है। तो दो व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा है, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, और दूसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, है ना। तो ये दोनों, इन दोनों के ऊपर में है। और तीसरा नाम आप कह सकते हैं तो वो रहा है जयपाल सिंह का। जब ओबीसी पॉलिटिक्स या दलित पॉलिटिक्स एंड आदिवासी पॉलिटिक्स, तो ये सब चीज़ें, इसको पॉलिटिक्स आप ना भी कहें तो ये देखेंगे हैं कि इन लोगों ने अब उनकी आवाज़ उठाई, बुलंद किया है, उनकी बातों को रखा है, जो समाज में हाशिए पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था। बड़ी संख्या में लोग थे, दबे कुचले। तो इन लोगों को आज भारतीय राजनीति में इनको इग्नोर कर कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। तो भारतीय राजनीति में इन तीनों को कहें, इन तीनों का बड़ा रोल रहा है। और लोहिया जी तो बहस के मामले में, डिबेट के मामले में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे हैं, बहुत आगे रहे हैं। फिर बाद में उसके बाद भी रोल रहा, जिसमें गोवा की का जो मुक्ति आंदोलन था, उसमें राम मनोहर लोहिया का रोल रहा। उसके बाद भी आज़ाद भारत में भी वो जेल गए। तो ये सब तो जानते हैं, और जयप्रकाश नारायण के बहुत करीबी रहे हैं। जी, मैं एक जगह पर पढ़ रही थी सर, तो उसमें जैसे आज बात हो रही है कि पूरी राजनीति ही लोहियावाद पर चल रही है, लेकिन जिस समय लोहिया जी थे उस समय उनके विचारों को उतना समझा नहीं गया, उतनी प्रमुखता नहीं दी गई, ये ऐसा बोला जाता है। इसको कैसे समझेंगे लोग? इसलिए कि आज़ादी के बाद क्योंकि कांग्रेस, देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस आगे रही थी। कांग्रेस मतलब वो कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस रही थी है, तो उसका असर दिखा। इसलिए 1952 के चुनाव में, 57 के चुनाव में, 62 के चुनाव में लगातार तो सरकार रही, कांग्रेस की बनी, और अच्छे मेजोरिटी से बहुत में है। उसमें अधिकांश लोग, कई लोग जो कांग्रेस के साथ भी थे, वो धीरे धीरे करते करते कांग्रेस की नीतियों से विमुक्त होकर अलग होते गए। बड़े लोग, अनेक लोग आप देखेंगे कि जितने लोग आज बड़े बड़े नाम आते हैं, उसमें से अनेक लोग कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। लोहिया जी खास तौर पर है, वो जो नीति थी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, उससे सहमत नहीं थे। इसलिए पार्लियामेंट में हर बार वो अटैक करते थे, काटते थे बात को है। और इतना साल बीत गया आज़ादी का, और पार्लियामेंट में बहस हुए है तो विरले, ऐसा नहीं कि अकेले रही है, बहुत कम, अगर आप 5-6 बोलेंगे बहस करने वाले, बहुत हेल्दी बहस और बहुत गहरी गंभीर बहस करने में, उस पर लोहिया जी का नाम आता है। उनके जब वो उठते थे बात करने के लिए, सवाल करते थे हैं, तो समझ लीजिए आपकी छीछा लेदर होना है सरकार का, है ना। तो बड़ी वाक्य है, एक शास्त्री जी वाली घटना है, बहुत सी घटना चलती रहती है उनके बारे में। जी,
लोहिया जी के बारे में ये बोला जाता है कि वो सामाजिक न्याय की बात करते थे। तो जिस सामाजिक न्याय की बात लोहिया जी करते थे, उसमें वो आदिवासियों को कहाँ रखते थे? नहीं, सबको। लोहिया जी ने आदिवासियों को बहुत महत्व दिया था जी। करके था। अगर हम लोग बात करें तो उस समय अलग राज्य का आंदोलन तो उतना नहीं जी। था। लोहिया जी का निधन 1967 में हो चुका था। मतलब आज से लगभग 58 साल पहले की बात है। लेकिन उनको वो बिहार और इस पूरे जोन, बिहार का हिस्सा था ये, इसका दौरा किया करते थे हैं और वो देखते थे। और उनका मानना था, लोहिया जी का मानना था कि इस क्षेत्र का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक आदिवासियों को आप महत्व नहीं देंगे। वो मानते थे और सिर्फ मानते नहीं थे। मेरे पास तो एक कागज भी है, इसमें जिक्र भी है कि उन्होंने बहुत कुछ कहा था। वो इंडिकेट करता है कि कितना दूर का सोचते थे लोहिया जी। ये पूरा इलाका, मतलब वो झारखंड गठन की बात कर चुके थे। हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिवासियों के बारे में जी। तो लोहिया जी का मानना था कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है और आदिवासी छोटे छोटे समूह में बटे हुए अलग से हैं। मतलब संथाल, मुंडा हो, यहाँ का। उनकी इच्छा थी, वो चाहते थे देश के सभी आदिवासी एकजुट हो जाएं। अच्छा। उनमें कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन जाए। मतलब पूरे देश की बात, पूरे देश के आदिवासियों को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी है। तो उन्होंने जिक्र भी किया था। कोई एक ट्रेन रूट था बरवाडी से कहीं का, उसका जिक्र भी उन्होंने किया था। मुझे पूरी बात याद नहीं है उसका जिक्र किया था कि अगर वो रूट बन गया होता अंग्रेज के जमाने में तो ये काम आसान हो गया होता है। लेकिन उनको आशंका भी थी। वो मानते थे लोहिया जी कि जिस क्लास का भारतीय राजनीति पर कब्जा है वो वर्ग का कब्जा है। सीधा अर्थ जो रूल करते हैं वो इन आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अच्छा। हर हाल में रोकेंगे हैं, इनकी हालत में सुधार नहीं आने देंगे। और उन्होंने यहाँ भी कहा था, वो जिक्र था जब वो बिहार और इस एरिया के दौरे से लौटे थे तो लौट के उन्होंने कहा था, मुझे याद है, एक है उत्तर प्रदेश और बिहार के एक दौरे के कुछ अनुभव, समाजवादी प्रकाशन हैदराबाद में 1962 में, उसमें उन्होंने लिखा था। 1962 में प्रकाशित हुआ था। तो उसके पहले दौरे पे आए थे, तब क्या कहा था उन्होंने? ये बात कहा था कि इस एरिया में अलग राज्य की मांग हो रही है, क्योंकि जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी अलग राज्य की मांग कर रही थी, है आदिवासियों के लिए हो रही है। लेकिन इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत कठिन काम है, बहुत चुनौती भरा काम है, लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था, कितनी पॉलिटिकल ईमानदारी थी। उन्होंने कहा था कि जब भी अलग राज्य देने की बात होगी, अलग सूबा का प्रयोग करना होगा, तो राजनीतिक दल सब एक हो जाएंगे कि न मिले। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे दल के भी लोग इसका विरोध करेंगे कि अगर झारखंड बन गया तो कल कारखाना सब चला जाएगा है। लेकिन मैं, किसने? लोहिया ने कहा कि मैं झारखंड अलग राज्य का समर्थक हूँ। मतलब वो अलग राज्य का समर्थन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज जिक्र है, उसी जब वो गए थे अनुभव में और उन्होंने जिक्र किया था, लिखा था है, उसमें जिक्र है, आज सरकार किसकी है झारखंड में? झामुमो की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, लेकर है सरकार है। और ये 2019 से है जी। उसके पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार थी, पहले और भी रहे, वो डिप्टी सीएम भी रहे, सब कुछ रहे हैं। लेकिन पूरे तौर पर आप देखेंगे हैं तो सरकार 2019 में बनी। लोहिया जी के बारे में देखिए कि लोहिया जी ने क्या लिखा था। राज्य कब बना? 2000 में। अभी 25 साल होने को है। लोहिया जी का निधन कब हुआ था? 1967 में। तो राज्य बनने के 33 साल पहले उनका निधन हो चुका था। और उसके पहले उन्होंने लिखा था जो भविष्यवाणी की थी। वो क्या वाक्य था उसको देखिए। वो ये है, मैं जानता हूं कि अगर इस तरह का कोई झारखंड सूबा बना तो 10, 15, 20 बरस के लिए जाति के नाम पर लूटने वालों का ही झारखंड में राज होगा। 10, 15, 20 साल तक। फिर भी मैं इस झारखंड राज्य को सही समझता हूं। आखिर 15-20 वर्ष के बाद तो सही विकास का मौका इन आदिवासियों को मिलेगा। अच्छा। ये वाक्य लिखा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। मतलब ये क्लियर था कि अलग राज्य बनेगा, जब बने ठीक है दिक्कत होगी, लेकिन जब बनेगा उसके 10, 15, 20 साल, 20 का जिक्र किया है, 10, 15, 20 साल तक
बहुत कठिन काम है चलाना, और वो जाति के नाम पे और बाकी चीज़ों के नाम पे पॉलिटिक्स होगा, सब कुछ होगा। लेकिन 20 साल के बाद है इन आदिवासियों का राज होगा, और 19 साल के बाद तो झारखंड में 2019 से तो सरकार बन गई। तो ये क्या है? क्या ज्योतिष थे? नहीं, आकलन। वो जानते थे कि जब सरकार बनती है तो कैसे बनती है, किसका मोनोपोली होता है, और कैसे समाज में परिवर्तन होता है, कैसे अवेयरनेस आता है। मतलब लोहिया जी को ये इस बात की जानकारी थी, वो समझते थे चीज़ों को कि जब तक अलग राज्य नहीं बन रहा है तब तक आपके ऊपर ओपिनियन कहीं और का थोपा जा रहा है ना। आपके विचार पर दूसरे विचार हावी होते रहेंगे, लेकिन जब आप लड़कर ले लेंगे उसके बाद धीरे 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 इसका स्वरूप बदलेगा। उनके अंदर में जिन लोगों ने अलग राज्य लिया है, ऐसा हम लोग संभाल बात करते हैं, जिन लोगों ने अलग राज्य लिया है उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक ताकत आएगी, और वो ताकत है धीरे धीरे ये जो प्रथा सब है, जाति प्रथा और बाकी लोगों को तोड़ फोड़ा, वो सब खत्म होगा। और फिर 20 साल इसमें लगेगा। मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं, ये नहीं कि राज्य बना और सेकंड परिवर्तन। 20 साल के बाद वो ताकत होगी। आज क्या है? आज दिख रहा है 20 साल के बाद। आज झारखंड का एजेंडा क्या वही है पहले वाला? झारखंड का वही खड़ा है जो 20 साल पहले 25 साल पहले था। आज झारखंड कितना आगे बढ़ रहा है, आज महिला सशक्त हो रही है ना, है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब परिवर्तन है, एक दौर आया हुआ है। तो इस तरीके से सीधे कहा सकता है कि उनको उनका आकलन, लोहिया का आकलन झारखंड के बारे में बिल्कुल सही निकला है, और अलग राज्य बना। अब 20 साल उन्होंने समय दिया था, ये 19 साल के बाद ही एक तरीके से झारखंड के पॉलिटिक्स पर, राजनीति में आदिवासी जो यहाँ के मूलवासी हैं उनका एक अधिकार हुआ, ये दिखता है। तो ये दृष्टि थी उनकी। जैसे कि और भी हम लोग सुने और पढ़े हैं सर कि झारखंड के बारे में उन्होंने कई बार संसद में बात उठाई, तो कुछ उन बातों के बारे में बताएं कि उन्होंने किन मुद्दों को संसद में उठाया था। देखिए, एक तो कि मामला हो गया युवा आदिवासी का, लेकिन इतनी पैनी नजर थी, इतना सवाल करते थे। लोहिया जी संसद में नहीं पहुंचे, इसको उनको रोकने के लिए चुनाव में किन किन लोगों ने प्रचार किया था। देश के बड़े बड़े दिग्गज जो कांग्रेस के लीडर थे वो खड़े थे, किन है तभी वो पहुंच गए। गड़बड़ हारे भी, ठीक है, लेकिन पहुंचे हैं इसलिए कि बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे, बहुत जानकार, विदेशों में पढ़े लिखे। अच्छा, कोई इस तरह का स्वार्थ नहीं, एक कुर्ता पैजामा और एक सामान्य चप्पल चमड़े का पहनते थे, ताम झाम नहीं, सरल है ना, सरल। यही लोहिया। अब तो कई लोग का स्वरूप बदल गया, लेकिन जो लोहियावादी सच में आज भी हैं वो उनकी नीतियों का अनुसरण करते हैं। रहा सवाल उठाने का, तो जब बोकारो स्टील प्लांट बन रहा था उस समय भी उन्होंने पार्लियामेंट में एक एक चीज पर सवाल किया कि क्या सोबे संघ से समझौता हो गया है, रूस से समझौता हुआ है, हाँ क्या क्या हुआ है आप बताएं, मतलब आपको छोड़ेंगे नहीं। वहां का मुद्दा, जिसका मुद्दा वो उठाते थे। सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वो था है खरसावां गोलीकांड। खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था, है। बाद में उसमें तो नहीं थे, हाँ। पार्लियामेंट में वो तो नहीं थे जब वो बने, उसके बाद उसमें यहाँ आए भी थे पहले। फिर उन्होंने खरसावां गोलीकांड में जो पुलिस का जो गोली चलाई थी, उड़ीसा पुलिस उसमें गोली चलाई थी, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया और इसको दूसरा जालियांवाला बाग कांड कहा था। तो उन्होंने क्या किया, बोकारो का मुद्दा उठाया, इचिस का मुद्दा उठाया है, विस्थापितों का मुद्दा उठाया, खरसावां गोलीकांड को तो बहुत पावरफुल तरीके से उठाया है। बाकी तो किसानों की समस्याएं और जो समस्याएं होती है वो करते हैं। इस इलाके के में जो पिछड़ापन था उसके बारे में उठाया, जो यहाँ पे खेती हो नहीं पाती थी, अकाल सूखा पड़ता था, उसका मुद्दा उन्होंने कई बार उठाया, जनरल में भी करके रहे। लेकिन आदिवासियों का मुद्दा, इस एरिया की उपेक्षा होती थी उसका मुद्दा, तो झारखंड के मुद्दे को वो रखते थे। ऐसा इसलिए कि ऐसा नहीं बात है कि वो झारखंड से नहीं थे तो महत्व नहीं था। झारखंड और बिहार के दौरे पे वो प्रायः आया करते थे। आपको बताएं, एक उनके संपर्क काफ़ी थे, अच्छे थे। यहाँ पे भी, झारखंड में भी अनेक लोग हैं जो उनके साथ रहे हैं, काम किए हुए हैं। उसमें से एक नाम है, हजारीबाग में 1977 का चुनाव
जीती थी श्रीमती रानी डे। अच्छा। उनके पति और प्रसिद्ध वकील डॉक्टर बैकुंठ नाथ डे, वो रहते थे हजारीबाग में, अभी रांची में रहते हैं, 97-98 के होंगे अभी हैं। वो बहुत करीबी थे लोहिया जी। लोहिया जी जब आए थे तो उनके मुद्दे को वही उठाते थे। लोहिया जी को लाया गया था पटना से हजारीबाग जेल में। तो सबसे पुराने लोगों में आप चुनेंगे जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के करीबी थे, तो उसमें आदरणीय बैकुंठ बाबू लोग का नाम सबसे ऊपर में आता है। ये व्यक्ति रहे हैं। डॉक्टर दिनेश सारंगी जो स्वास्थ्य मंत्री थे बरागोड़ा के थे, विधायक है, वो उसी कमरे में रहते थे बनारस में, जिस कमरे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रखे पड़ते थे, हॉस्टल में है। और भी केसरी जी आपके हो गए। तो ये लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर भी, उनके काम करने वाले लोग हैं। तो झारखंड से उनका बड़ा गहरा नाता रहा था। हजारीबाग जेल में तो लंबे समय तक रहे हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया भी है। तो ये सब तो उनकी यादें रही हैं। एक चीज़ जो आप अभी बता रहे थे सर कि वो संसद में बहस बहुत अच्छा करते थे, तो वो किस तरह से बहस के लिए, खास करके युवाओं की अगर बात करें, जो युवा सांसद होते थे, तो उन लोगों को किस तरह से बहस के लिए प्रेरित करते थे? और एक बहस की जो परंपरा होती है, कहा जाता है कि उन्होंने उसे मजबूत किया। आज जो राजनीति हो रही है और जो उस समय, दोनों बड़ा फर्क है। हो हंगामा नहीं, एम टू द पॉइंट और गरिमा को मेंटेन करते हुए खुलकर बहस करते थे, अपनी बात करते थे। सरकार अगर कोई बात को छिपाना चाहती है तो बहुत तरीके से वो लड़ते थे, स्पष्ट करने को कहते थे। और बहस में एक ही बताते हैं कि एक बार बहस किसी सरकार के खिलाफ, शायद पहली बार नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आया था। और उसमें बोलने के लिए उठे थे लोहिया जी। तो उन्होंने सवाल किया, बात चली रही थी। इसी क्रम में बोलते बोलते महंगाई का मुद्दा बहुत उठा था, महंगाई का, बाकी चीज़ों का है, खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी पर बहुत बात करते थे वो। अच्छा। राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले आगाह कर दिया था कि खतरा चीन से है भारत को। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी है वो है। उनकी फॉरेन पॉलिसी जानकारी उसकी थी, बहुत बहुत अच्छी थी जानकारी उनको रहती थी। तो एक बार बात करते करते और वो हिंदी में बात करे को बोलते थे कि बहस करनी है तो हिंदी में करिए। जवाब देना था प्रधानमंत्री को, और उस समय शास्त्री जी उठे और जवाब देने लगे अंग्रेजी में। तो उस समय सबसे पहले उठे लोहिया जी, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी को कहिए कि वो हिंदी में जवाब दे। अब आप बताएं, देश का बड़ा इलाका तो हिंदी बहुल इलाका है, तो क्या असर करता है हिंदी में? मतलब वो ये नहीं कि ऐसी बात नहीं कि वो अंग्रेजी जानते नहीं थे। फिर उसके बाद तुरंत वो बोलने लगे। शास्त्री जी ने कहा कि मैं तो हिंदी में ही बोलना चाहता था, क्योंकि हमारी अंग्रेजी है उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी लोहिया जी की है। देखिए है, कटाक्ष भी हो रहा है, तो वो खूबसूरती थी। तो इन्होंने फिर कहा कि हमारी बात को आप छोड़ दीजिए, हमारी बात को छोड़िए, बहस हिंदी में करिए। तो इस तरीके से बातें होती थी। फैक्ट्स पर अलग बात होती थी, गंभीर बातों को भी हंसते बोलते कह देना। तो ये खासियत थी उनके बारे में। और देश के किसी इलाकों में, खास तौर पर जहाँ जहाँ पुलिस फायरिंग कभी होती थी और जो समाज का लोअर तबका है वो कभी परेशान होता, उसके खिलाफ अत्याचार होता, तो उसको बहुत मजबूती से उठाते थे। खास तौर पर अभी तो बन गया है ये छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत घटनाएं घटी थी पुलिस फायरिंग की। उस समय वो मध्य प्रदेश का इलाका हुआ करता था उस समय। हाँ, तो उसके बारे में बहुत तीखा उनका आया था। तो अंग्रेजी वाले में देखें तब चर्चा है महंगाई पर, अकाल पर और देश की प्रभुता पर, देश की एकता पर। जब भी कुछ मामला आया तो बहुत ही जोरदार तरीके से वो बहस करते थे, और जब वो बहस करते थे तो कोई सामने जल्दी कोई टिक नहीं पाता था। ये उनकी खासियत थी लोहिया जी की। एक और अंतिम सवाल करना चाहते हैं सर कि जैसे हम लोग बात करते हैं सामाजिक न्याय एक टर्म है, सब समझते हैं, लेकिन कोई साधारण आदमी जो नहीं समझ पाता इस बात को, उसको कैसे समझाया जाए कि सामाजिक न्याय क्या होता है, जिसके लिए वो राजनीति किए और इतना संघर्ष किए? देखिए, आज़ादी के बाद या पहले भी जा रहा है कि खास तौर पर माना गया कि एक खास वर्ग, कुछ लोग होते हैं जिनका कि हर एरिया में पकड़ है, पैसा उन्हीं के पास है, उनके घर में लोग नीचे काम करते हैं, सामने खड़ा नहीं हो सकता है, चप्पल पहनकर
जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनके सामने से कोई दलित या कोई लोअर तबका का व्यक्ति है वो सामने से जा नहीं सकता है, अगर आ गया तो चेयर पर बैठ नहीं सकता है, बहुत कुछ था। उसको उसका हक नहीं मिलता है। मेहनत वो करता है, फायदा किसी और को मिलता है, न तो प्रतिष्ठा आप उसको देते हैं, न पैसा देते हैं। ये सब चीज था, तो उसके साथ अन्याय होता था। जीवन शैली रहने का जिनका है, उसके पास साधन नहीं है, न वो बढ़िया खा सकता है, न कपड़ा पहन सकता है। अगर बढ़िया कपड़ा पहन लिया, आज भी कुछ इलाके में होता है कि अगर अच्छा कपड़ा पहन कोई लिया तो वो नजर में आ गया कि उसका कहाँ से आ गया। हालांकि अब दौर तो बदल गया है, जो राजनीति बदली है। तो सामाजिक न्याय का सीधा अर्थ है कि समाज का वो हर के साथ न्याय हो, समाज के हर तबके के साथ है। तो एक बड़ा वर्ग जो कि पिछड़ गया है हर एरिया में, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, उसके साधन का भाव हो, है उसको न्याय दिलाना। और न्याय कैसे मिलेगा है? उसको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, उसको पढ़ाई में सुविधा मिलनी चाहिए, उसको खड़ा करे, उसके साथ न्याय हो, उसके साथ बेहतर व्यवहार हो। हर चीज होता है, खाली पैसा नहीं, बेहतर व्यवहार हो, है। तो ये इन चीजों को लेकर जो सामाजिक न्याय, तो यही हुआ है कि सबके साथ न्याय, हर कोई है। और खास तौर पर जो समाज के सबसे निचले तबके जो बरसों से उपेक्षित पड़े हैं, उनके साथ न्याय हो, उनको उनका अधिकार मिले। और ये अधिकार तब मिलेगा है एक आदमी है, एक दौड़ हो रही है और उस दौड़ में कार्ल लुईस दौड़ रहा है, कार्ल लुईस है एक तरफ है, और दूसरी ओर एक बेचारा है जिसका एक पैर जो है में वो डैमेज है, बचपन से कमजोर है। तो दोनों को आप दौड़ा देंगे, कमजोर है वो व्यक्ति है, किस रूप में है या वो साधन नहीं है, तो कैसे मेकअप करेगा? तो क्या करेंगे कि इसको भी खिला के पिला के मजबूत बनाकर ट्रेनिंग देकर है इसको इतना मजबूत बना खड़ा करेंगे कि टक्कर ले सके, है ना। तो ये हुआ, तो उसको सक्षम बनाना, आप उसको प्रोवाइड कर हर तरीके से जो संभव हो सकता कर है, ताकि कोई एक वर्ग पिछड़ न जाए। देश का उत्थान तभी होता है जब सब लोग चले। भारत वर्ल्ड कप तभी जीत सकता है यह जीतता है जब सब लोग मिलकर लड़ते हैं। उसमें से कोई अगर ये हो जाए, जाति धर्म अगर शुरू हो जाए, तो कहानी खत्म हो गई है। जब क्रिकेट की बात हुई तो जान लीजिए कि ये वो दौर था, आजादी के पहले ये स्थिति थी कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी यही सब था, है ना। कोई इस जाति का है, वो उन जाति का, वो नी जाति का, ये सब था। आज कोई बोल के देख ले, आज कहीं नहीं है। उन दिनों था भारतीय टीम में, टेस्ट टीम में एक प्लेयर थे बेचारे, उनको अलग बर्तन कप में चाय मिलती थी, वो अलग चाय पीते थे। ये दुर्भाग्य है ना। ये वो दौर में था। आप साहब देश के लिए खेल रहा है। आज आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, जिससे को आप पसंद करें या न करें हैं, जब वो अंतिम गेंद पर जब छक्का मारता है, आज जब मोहम्मद शमी जब विकेट उड़ाता है पाकिस्तान के प्लेयर का, तो पूरा देश खुश होता है, क्या है ना। क्योंकि वो आप उसको धर्म के नाम पर नहीं देखते हैं, वो भारतीय, वो देश के लिए खेल रहा है, देश का गौरव है। तो पार्लियामेंट हमारी यही खूबसूरती है, यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना। सामाजिक न्याय वही है, सबों के साथ न्याय हो। और इसी की कल्पना की थी लोहिया जी ने, और वो अब साकार हुआ है ना। बड़ी क्रांति हुई, एक तरीके से क्रांति हुई, जो क्रांति सामने दिखती नहीं है, लेकिन जब गांव में जाएंगे देखेंगे तो बदलाव धीरे धीरे वो सब कुछ आ चुका है। तो सामाजिक न्याय की जो बात हम कर रहे थे राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर, वो अनुज सर ने बहुत ही अच्छे से, आसानी से हम लोगों को समझाया है। उनका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।